नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं राजस्थान स्पेशल। आपके साथ मैं हूं पूजा कविया गोमा। शुरुआत सबसे पहले बात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की, जिन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि वो स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे। साथ ही भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष के पास बहुत पैसा, हम कम संसाधन से लड़ेंगे। प्रदेश में कांग्रेस पार्टी भाजपा को निपटाएगी। भाजपा की चाल को जनता समझ चुकी है। ये लोगों को भड़काएंगे। इनके पास इतना पैसा हो गया है कि कोई सोच भी नहीं सकता। हमारे पास कम संसाधन है और हम उसी से चुनाव लड़ेंगे। हमारे साथ जनता होगी, क्योंकि हमारी कथनी और करनी में अंतर नहीं है। इसके साथ ही भाजपा प्रदेशाध्यक्ष के कांग्रेस ही कांग्रेस को निपटाएगी के सवाल पर अशोक गहलोत ने कहा, हम भाजपा को निपटाकर प्रदेश में फिर से कांग्रेस की सरकार को रिपीट करेंगे। गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य दे रहे हैं, सरकार के ऊपर झूठे आरोप लगाने की कुचेष्टा कर रहे हैं और एक तरीके से धमकियां भी दे रहे हैं कि हम देख लेंगे, हमारी सरकार आने वाली है, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। मैं इनको कहना चाहता हूं, सबसे पहली बात तो ये 1.5 साल से एक ही रात पा रहे थे कि ईडी आएगी। ईडी आ गई, जांच कर रही है, किसी को कोई तकलीफ नहीं है। अब इनका मुद्दा ही खत्म हो गया। चलिए इस बीच सीधा रुख कर लेते हैं जयपुर का, जहां पर गांधी दर्शन सम्मेलन में लोगों को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री। वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए ठीक है। मनीष जी काम बैठे हैं, वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए ठीक है। तू सारा काम अभी करवा लेगा, इतने क्या क्या देगा मैं बताऊँ आपको। आपकी रुचि के लिए शांति भवन बना दो, एक काम। जिला स्तर महात्मा गांधी दर्शन केंद्र है, वो तो आपके जिला स्तर में ऑफिस खोले गए हैं। उपखंड स्तर पर शांति व इंट्रा प्रकोष्ठ में 5 पदों की स्वीकृति प्रतिनियुक्ति पर। गांधी दर्शक समन्वयक, गांधी दर्शक समन्वयक, गांधी दर्शक सह समन्वयक, मैन विद मशीन, होमगार्ड, सब कुछ लिख दिया इसने। होमगार्ड का इंतजाम ही कर लिया। और प्रत्येक जिला उपखंड कार्यालय में वाहन की सुविधा भी कर दी, वाहन भी मिले इनको। और लास्ट में जिला उपखंड ग्राम पंचायत स्तर पर गांधी वाटिका बनेगी। लव कुश वाटिका बन रही है अभी, तो ये भी बनेगा, ये भी बनेगा। तो कहने मतलब ये सब, इसको भी मैं ध्यान रखूंगा, क्योंकि सबसे अच्छी बात यह है कि जो ठकराल साहब हमारे सेक्रेटरी बने हैं, वो भी नरेश ठकराल जी भी मनीष शर्मा की तरह समर्पित थे, तब जाके काम आगे बढ़ रहा है। जब मैंने अनाउंसमेंट किया गांधी म्यूजियम का, तो मैंने कहा 100 करोड़ रुपए का म्यूजियम बनेगा। कुमार प्रसाद जी है, इन्होंने कहा 100 करोड़ यूथ नहीं, 20 करोड़ में बना देंगे। और पता नहीं 20 का बनेगा, 30 का बनेगा, बन रहा है वो। कहने के बाद ये सोच गांधीवादियों की हो सकती है। दूसरा जो होता है, कहने से आप 100 कम पड़ेंगे, आप 125 कर दो, अब ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे। इन्होंने कहा नहीं, ये बहुत ज्यादा पैसा है। तो आप सोच सकते हो किस सोच के लोग आप सब बैठे हुए हो। आप सब बधाई के बात थोड़ी कहना चाहते हैं। जो कुमार प्रसाद की सोच है, वो आप सबकी सोच है। इसलिए आप सबको वैसा बनना है जिंदगी के अंदर। आप बहुत बड़ी पूंजी है प्रदेश की, और देश की पूंजी बन सकते हैं। मैं भी आपकी तरह ही कार्य करता था। ये कुमार प्रसाद का मेरा रिश्ता क्या है मेरा, ये मुझे जानते ही नहीं थे, मैं इनको जानता नहीं था। जब मैं बचपन में कैंप होते थे हमारे तरुण शांति शर्मा के, नारायण भाई देसाई थे पहले, आपने सुना होगा, कथा की थी जयपुर के अंदर में। एक बार गांधी कथा की हमने कर रही थी जयपुर में। तो कैंपों में हम जाते थे, तो ये बुद्धिजीवी बचपन से रहे हैं और हमेशा आगे बैठने वालों में रहे हैं, और मैं सबसे पीछे बैठने वालों में था। मुझे ना बोलना आता था, और मैं डरता था कि मेरा नाम नहीं पुकार दे, भाई आप अब बोलो उस बात।
इतना मुझे संकोच होता था, वहां बैठता था पीछे आपकी तरह, जो पीछे बैठे हुए तरह। हम लोग आगे बढ़ में राजनीति में आ गया, ये सर्वोदय में और इसी में चले गए। धीरे धीरे ये अपना फील्ड में आगे बढ़ते गए और मैं आप सबकी दुआओं से, मेरा लंबा इतिहास आपको मालूम है, घूमता 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 जयपुर आ गया। तो अभी कोई 8-10 साल पहले मेरे ख्याल से जैसलमेर में मैं गया, एक प्रोग्राम में, सर्वोदय का प्रोग्राम भी था वहां पर, 2010 के अंदर। हाँ, जो भी आप लोग ये सवाई सब लगे हुए रहते हैं, तो वहां हमारी। तो गांधी दर्शन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत संबोधित करते हुए नजर आ रहे थे। बात अब राजधानी जयपुर की करते हैं, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सचिवालय का घेराव करते हुए सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कार्यक्रम का नेतृत्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और सीपी जोशी ने किया। सचिवालय से पहले ही पुलिस की बैरिकेडिंग रोकने का प्रयास भी किया गया। इस दौरान बीजेपी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को पुलिस ने रोकने का काम किया। इसके बाद वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया गया। साथ ही बीजेपी के महामंत्री भजन लाल शर्मा की तबीयत इस दौरान बिगड़ गई, उन्हें एसएमएस अस्पताल में भर्ती किया गया। वहीं एक बार फिर से बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने भी पुलिस के बीच वो घिर गए। सचिवालय घेराव से पहले बीजेपी कार्यालय पर एक सभा को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि पूरे प्रदेश में 200 मिनी मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 4.5 साल बाद अशोक गहलोत सरकार को जनता की याद आई है। अब मोबाइल फोन और अन्य चीजें बांटी जा रही हैं। इससे पहले सरकार को ये बातें क्यों याद नहीं आई और उन्हें रीड के पेपर लीक को बड़ा मुद्दा बताया है। शक्ति की सुरक्षा के लिए कुछ नहीं कर पाई। यह आक्रोश उस बात का है, युवा आज आक्रोशित है कि सरकार ने हमें बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया, वादा खिलाफी की कोई बात नहीं, लेकिन लाखों युवाओं के अरमानों पर पानी फेरने का काम इस सरकार ने किया है। जिस प्रकार से पेपर लीक हुए हैं, आज गांव में बैठा मेरा भाई, मेरे बहन, जिन परिस्थितियों में उन्होंने तैयारी की और परीक्षा देने आने के बाद उनको लगता है कि मेरा पेपर लीक हो गया, तो आप सोचिए उसके अरमानों पर, उसके कैसे सपने तोड़ने का काम इस सरकार ने किया है। तो वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने गोविंद सिंह डोटासरा के बयान को लेकर पलटवार किया। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी पोस्टर के दौरान गंदे पानी के छिड़काव को लेकर बयान दिया है, जिसको लेकर सीपी जोशी ने कहा किसी भी राजनीतिक दल के मुखिया को इस तरह का बयान देना ठीक नहीं है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जयपुर जिले का सबसे बड़ा आंदोलन था। वहीं सीपी जोशी ने आंदोलन में 15,000 लोगों के शामिल होने का दावा किया। डोटासरा पर तंज कसते हुए कहा कि 15,000 कार्यकर्ताओं को 1500 बताकर खुश हो रहे हैं। आप अपनी सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ जनता की आवाज को सुनना नहीं चाहते। इतने बड़े प्रदर्शन में सरकार का कोई भी नुमाइंदा या अधिकारी ज्ञापन लेने नहीं पहुंचा। सरकार की सभाओं में शामिल होने के लिए आंगनबाड़ी बहनों और नरेगा मजदूरों को पाबंद किया जाता है। आपने भ्रष्टाचार किया, आप ठीक जनता की सुनना नहीं चाहते, आपने किसी अधिकारी को ज्ञापन लेने के लिए नहीं भेजा, उनसे बातचीत करने के लिए नहीं भेजा, वहां तक तो ठीक है। आपने गंदे नाले का पानी जनता के ऊपर छिड़का, हम लोग भी थे, वहां तक भी ठीक है, लेकिन आप इसको स्वीकार भी कर रहे हो जनता के बीच में। इससे खेदजनक और निंदनीय बात मैं सोचता हूँ हो नहीं सकती कि कांग्रेस पार्टी के मुखिया के मुंह से इस प्रकार के बयान को लेकर मैं निंदा करता हूं कि उनको इस प्रकार का जनता के ऊपर गंदा पानी डालें, वो आपको शोभा नहीं देगा। चलिए, रूपनारायण हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए इसी पर हैं। रूपनारायण, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है और लगातार कांग्रेस को घेरने की कोशिश बीजेपी कर रही है। इसी दौरान सीपी जोशी का गोविंद डोटासरा पर कई तरह का आरोप, क्या जानकारी मिल रही है? जी पूजा, मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जैसे ही कल इनका प्रदर्शन खत्म हुआ, उसके बाद जो है प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि जो सभा थी जहां बहुत बड़े दावे किए गए थे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, वहां पे जो है सभा में केवल मात्र 1500 आदमी पहुंचे हैं और उनकी जो है सीटें खाली रही। वहीं पे गंदे पानी की जब बात पत्रकारों ने कही तो गंदे पानी के लिए कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि गंदा पानी हमने ये नहीं कहा, हमने तो प्रशासन से ये कहा है कि जो जैसे लोग आए वैसा ही आप उनके साथ सलूक कीजिए। तो पानी गंदा है या वो नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन जो जैसे लोग आए थे यही हमने प्रशासन से कहा था। इसी बात को जो है
पलटवार किया है सीपी जोशी ने, भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान अध्यक्ष ने, कि उनकी सोच देखिए, एक राष्ट्रीय पार्टी का जो प्रदेश अध्यक्ष है उसकी सोच ये है कि वो आम जनता, आम कार्यकर्ता जो आए हैं, आम जनता आई है, उनके लिए गंदे पानी को यूज करने की बात करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है वो उनके कारनामे, जो भ्रष्ट कारनामे है, उनके खिलाफ कुछ सुनना ही नहीं चाहती। फिर वहीं पे सीपी जोशी ने एक और बात यहाँ पे कही है कि जो इतना बड़ा जुलूस लेकर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता गए, लोग वहां गए, कार्यकर्ता गए, आम आदमी गए, उनसे ज्ञापन लेने के लिए भी कम से कम कोई सरकारी नुमाइंदा वहां नहीं पहुंचा। तो इससे साफ लगता है कि जो राजस्थान प्रदेश की सरकार है वो कुछ सुनना ही नहीं चाहती, वो भ्रष्टाचार के खिलाफ कुछ सुनना नहीं चाहती, विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है। इस तरीके का आरोप प्रत्यारोप का ये जो दौर है यहाँ पे शुरू हो गया है, क्योंकि चुनाव पास में, तो दोनों पार्टियां ही अपना दमखम दिखा रही है। जी पूजा। चलिए ठीक है, रूपनारायण आप रहिएगा, फिलहाल जो जानकारी दी उसके लिए शुक्रिया। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां पर नौहर से रामपुरा पट्टी गौशाला में करीब 1,57,00,000 रुपए की लागत से नवनिर्मित नंदीशाला का लोकार्पण खान एवं गोपाल विभाग मंत्री प्रमोद जैन भाया ने किया है। लोकार्पण कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए जैन भाया ने कहा कि कांग्रेस ने गौवंश के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में कार्य किया है, जबकि भाजपा जैसी पार्टियां केवल गायों के नाम पर वोट बटोरती हैं। उन्होंने कहा कि वो खुद गौशाला संचालक होने के नाते इससे भली भांति वाकिफ है। गौशालाओं को किन किन कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है, उसी के अनुरूप उन्होंने गौशाला संचालकों के लिए विभिन्न नियमों में स्थिरता प्रदान की, ताकि गौशालाओं को मिलने वाले अनुदान में परेशानी न झेलनी पड़े। उन्होंने राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जिसने गौशालाओं को 9 महीने का अनुदान जारी किया है, जबकि भाजपा के राज में गौशालाएं बंद होने के कगार पर पहुंच गई हैं। उन्होंने नवनिर्मित नंदीशाला की सराहना करते हुए कहा कि इससे गौवंश को जहां बेहतर जीवन सुलभ हो पाएगा, वहीं शहरी क्षेत्र में दुर्घटनाओं से भी बचा जा सकेगा। मेरा सौभाग्य रहा कि जब मैं मंत्री बना तो मुझे मुख्यमंत्री जी ने माइनिंग और के साथ साथ मुझे गोपालन का जिम्मा भी दिया, क्योंकि इस क्षेत्र से मैं पहले से जुड़ा हुआ था। पहली गौशाला 2000 में जालेड़ा में शुरू की, फिर 2013 में दूसरी गौशाला शुरू की। मुझे बनती मैंने राजस्थान के इतिहास में पहली बार गौ पालन विभाग के माध्यम से गौरक्षा सम्मेलन का आयोजन किया जयपुर में, मुख्यमंत्री जी के मुख्य आतिथ्य में। उसमें तमाम राजस्थान के सभी गौशालाओं के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया। लगभग 6-7 हजार प्रतिनिधियों ने भाग लिया। तो वहीं चक्रवाती तूफान बिपरजॉय को लेकर मौसम विभाग के अधिकारी राधेश्याम शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि 18-19 तारीख के बाद राजस्थान में चक्रवात तूफान का इतना असर देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि उत्तरी राजस्थान में तेज हवाओं का दौर जारी रहेगा। मानसून साउथ इंडिया में दस्तक दे चुका है। राजस्थान में मानसून 25 जून के बाद आता है। जिस तरह के हालात बने हुए हैं उसको देखते हुए लगता है कि मानसून जून के लास्ट में या जुलाई के पहले सप्ताह में राजस्थान में आएगा। 15 जून के बाद जोधपुर क्षेत्र में बारिश का दौर शुरू हो सकता है। चक्रवात का असर बाड़मेर और उसके आसपास के इलाकों में देखने को मिल सकता है। वहीं गुजरात से लगने वाले जिलों में 15 जून के बाद भारी बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। 16 जून के बाद राजस्थान के साउथ वेस्ट में भारी बारिश हो सकती है, जिसको लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड हो जाएंगे। तो एक जो बड़ा जो ऑब्जर्वेशन आएगा वो गर्मी से राहत के रूप में भी मिलेगा। और इसके बाद यदि देखेंगे तो 18-19 जून के बाद ये सिस्टम एकदम कमजोर होते हुए राजस्थान से लगभग निकल जाएगा। तो बहुत ज्यादा विशेष इसका सिस्टम का असर रहेगा नहीं, तो जो है वो नॉर्मल वेदर एक्सपेक्टेड है। राजस्थान में मानसून की क्या है? देखिए, मानसून का अभी जो पोजीशन है वो साउथ इंडिया में कवर कर चुका है और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के जो मैक्सिमम जो इलाके हैं वहाँ पर भी मानसून पहुँच चुका है। राजस्थान में मानसून आपको पता है कि सबसे लास्ट में आता है, जनरली 25 जून को औसतन आता है। और अभी जो सिचुएशन है इसके हिसाब से मानसून जो है वो जून के आखिरी सप्ताह में या जुलाई के फर्स्ट वीक में ही आता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल अगले 15-20 दिन में ऐसा मानसून पहुँचने का कोई सिचुएशन नहीं दिख रहा है। तो वहीं उद्योग और देवस्थान मंत्री शकुंतला रावत ने बानसूर की ग्राम पंचायत आलमपुर में महंगाई राहत शिविर और प्रशासन गांव के संग शिविर का निरीक्षण किया। शिविर में लग रही स्टॉलों का अवलोकन भी किया गया। इस मौके पर उद्योग मंत्री ने ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों से कैंप के बारे में जानकारी ली।
इसके पश्चात राजीव गांधी सेवा केंद्र पर ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली गई और साथ ही अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस मौके पर नगर पालिका के चेयरमैन नीता सज्जन मिश्रा ने नगर पालिका क्षेत्र में कूड़े कचरे के लिए जगह आवंटित करने की मांग की, जिसको लेकर उद्योग मंत्री ने तहसीलदार को तुरंत प्रभाव से जगह आवंटित करने का निर्देश दिया। वहीं कैंप में सभी अधिकारियों से मंत्री ने कहा कि ईमानदारी से काम करें, लाभार्थियों को सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाएं। इसके साथ ही मंत्री ने लाभार्थियों को अधिक से अधिक रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए प्रेरित किया। सारे विभागों के अधिकारी मौजूद हैं कि जो हमारे जो काम है, चाहे जल जीवन मिशन का हो, चाहे बिजली का हो, और जो महंगी रात के अंदर लग रहे हैं, आज उनका दौरा किया तो उसमें कामधेनु योजना है, चाहे जो उज्ज्वला में है उनको 500 रुपए पे सिलेंडर देने का काम है, चिरंजीवी बीमा है, चिरंजीवी दुर्घटना बीमा है, पेंशन है, उनके जो वृद्धावस्था पेंशन है उनके कार्ड बनाने का काम कर रहे हैं, विकलांग पेंशन करना, विकलांग कार्ड बनाना, और समाज कल्याण विभाग से पालनहार की पेंशन जो 1500 हो गई है और वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन 1000 हो गई है। तो ये सारी योजनाओं के कार्ड आपने देखा होगा कि बाहर अभी से ग्राम पंचायत आलमपुर में कैंप लग रहा था और आज शामपुरा में है, तो वहाँ लोग उसका लाभ ले रहे हैं। सब लोग जुड़ने की एकदम से एक ऐसा जोश मेले की तरह आप देख रहे हैं कि माहौल। चलिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रखेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं राजस्थान स्पेशल। आपके साथ मैं हूं पूजा कविया गोमा। शुरुआत सबसे पहले बात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की, जिन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि वो स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे। साथ ही भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष के पास बहुत पैसा, हम कम संसाधन से लड़ेंगे। प्रदेश में कांग्रेस पार्टी भाजपा को निपटाएगी। भाजपा की चाल को जनता समझ चुकी है। ये लोगों को भड़काएंगे। इनके पास इतना पैसा हो गया है कि कोई सोच भी नहीं सकता। हमारे पास कम संसाधन है और हम उसी से चुनाव लड़ेंगे। हमारे साथ जनता होगी, क्योंकि हमारी कथनी और करनी में अंतर नहीं है। इसके साथ ही भाजपा प्रदेशाध्यक्ष के कांग्रेस ही कांग्रेस को निपटाएगी के सवाल पर अशोक गहलोत ने कहा, हम भाजपा को निपटाकर प्रदेश में फिर से कांग्रेस की सरकार को रिपीट करेंगे। गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य दे रहे हैं, सरकार के ऊपर झूठे आरोप लगाने की कुचेष्टा कर रहे हैं और एक तरीके से धमकियां भी दे रहे हैं कि हम देख लेंगे, हमारी सरकार आने वाली है, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। मैं इनको कहना चाहता हूं, सबसे पहली बात तो ये 1.5 साल से एक ही राग लपा रहे थे कि ईडी आएगी। ईडी आ गई, जांच कर रही है, किसी को कोई तकलीफ नहीं है। अब इनका मुद्दा ही खत्म हो गया। चलिए, इस बीच सीधा रुख कर लेते हैं जयपुर का, जहां पर गांधी दर्शन सम्मेलन में लोगों को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री। वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए ठीक है। मनीष जी कहाँ बैठे हैं? वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए ठीक है। तू सारा काम अभी करवा लेगा? कितने जगह देगा मैं बताऊँ आपको, आपकी रुचि के लिए। शांति इंद्र भवन बना दो, एक काम। जिला स्तर महात्मा गांधी दर्शन केंद्र है, वो तो आपके जिला स्तर वहां फिर खुले गए हैं। उपखंड स्तर पर शांति व इंट्रा प्रकोष्ठ में 5 पदों की स्वीकृति प्रतिनियुक्ति पर। गांधी दर्शक समन्वयक, गांधी दर्शक समन्वयक, गांधी दर्शक सह समन्वयक, मैन विद मशीन, होमगार्ड, सब कुछ लिख दिया इसने। होमगार्ड का इंतजाम ही कर लिया और प्रत्येक जिला उपखंड कार्यालय में वाहन की सुविधा भी कर दी, वाहन भी मिले इनको। और लास्ट में जिला उपखंड ग्राम पंचायत स्तर पर गांधी वाटिका बनेगी। लवकुश वाटिका बन रही है अभी, तो ये भी बनेगा, ये भी बनेगा। तो कहने का मतलब ये सब, इसको भी मैं ध्यान रखूंगा, क्योंकि सबसे अच्छी बात यह है कि जो ठकराल साहब हमारे सेक्रेटरी बने हैं, वो भी नरेश ठकराल जी भी मनीष शर्मा की तरह समर्पित थे, तब जाके काम आगे बढ़ रहा है। जब मैंने
अनाउंसमेंट किया गांधी म्यूजियम का, तो मैंने कहा 100 करोड़ रुपए का म्यूजियम बनेगा। कुमार प्रधान जी है, इन्होंने कहा 100 करोड़ यूथ नहीं, 20 करोड़ में बना देंगे। और पता नहीं 20 का बनेगा 30 का बनेगा, बन रहा है वो। कहने के मतलब ये सोच गांधीवादियों की हो सकती है। दूसरा जो होता है, कहने से आप 100 कम पड़ेंगे, आप 125 कर दो, हम ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे करेंगे। इन्होंने कहा नहीं, ये बहुत ज्यादा पैसा है। तो आप सोच सकते हो किस सोच के लोग आप सब बैठे हुए हो, आप सब बड़े के बात थोड़ी करना चाहते हैं। जो कुमार प्रशांत की सोच है वो आप सबकी सोच है, इसलिए आप सबको वैसा बनना है जिंदगी के अंदर। आप बहुत बड़ी पूंजी है प्रदेश की और देश की पूंजी बन सकते हैं। मैं भी आपकी तरह ही कार्यकर्ता था। ये कुमार प्रशांत का मेरा रिश्ता क्या है मेरा, ये मुझे जानते ही नहीं थे, मैं इनको जानता नहीं था। जब मैं बचपन में कैंप होते थे हमारे तरुण सानी शर्मा के, नारायण भाई देसाई थे पहले, आपने सुना होगा, कथा की थी जयपुर के अंदर में। एक बार गांधी कथा की हमने कर रही थी जयपुर में। तो कैंपों में हम जाते थे, तो ये बुद्धिजीवी बचपन से रहे हैं और हमेशा आगे बैठने वालों में रहे हैं, और मैं सबसे पीछे बैठने वालों में था। मुझे ना बोलना आता था और मैं डरता था कि मेरा नाम नहीं पुकार दे, भाई आप अब बोलो उस बात को। इतना मुझे संकोच होता था। वहां बैठता था पीछे आपकी तरह, जो पीछे बैठे होते थे। हम लोग आगे बढ़ में राजनीति में आ गया, ये सर्वोदय में और इसी में चले गए। धीरे धीरे ये अपना फील्ड में आगे बढ़ते गए, और मैं आप सबकी दुआओं से, मेरा लंबा इतिहास आपको मालूम है, घूमता 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 जयपुर आ गया। तो अभी कोई 8-10 साल पहले मेरे ख्याल से जैसलमेर में मैं गया एक प्रोग्राम में, सर्वोदय का प्रोग्राम भी था वहां पर 2010 के अंदर। हाँ, जो भी आप लोग ये सवाई थी सब लगे हुए रहते हैं, तो वहाँ हमारी। तो गांधी दर्शन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत संबोधित करते हुए नजर आ रहे थे। बात अब राजधानी जयपुर की करते हैं, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सचिवालय का घेराव करते हुए सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कार्यक्रम का नेतृत्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और सीपी जोशी ने किया। सचिवालय से पहले ही पुलिस की बैरिकेडिंग रोकने का प्रयास भी किया गया। इस दौरान बीजेपी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को पुलिस ने रोकने का काम किया। इसके बाद वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया गया। साथ ही बीजेपी के महामंत्री भजनलाल शर्मा की तबीयत इस दौरान बिगड़ गई, उन्हें एसएमएस अस्पताल में भर्ती किया गया। वहीं एक बार फिर से बीजेपी सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने भी पुलिस के बीच वो घिर गए। सचिवालय घेराव से पहले बीजेपी कार्यालय पर एक सभा को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि पूरे प्रदेश में 200 मिनी मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 4.5 साल बाद अशोक गहलोत सरकार को जनता की याद आई है। अब मोबाइल फोन और अन्य चीजें बांटी जा रही हैं। इससे पहले सरकार को ये बातें क्यों याद नहीं आई, और उन्हें रीड के पेपर लीक को बड़ा मुद्दा बताया है। शक्ति की सुरक्षा के लिए कुछ नहीं कर पाई। यह आक्रोश उस बात का है, युवा आज आक्रोशित है कि सरकार ने हमें बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया, वादा खिलाफी की कोई बात नहीं, लेकिन लाखों युवाओं के अरमानों पर पानी फेरने का काम इस सरकार ने किया है। जिस प्रकार से पेपर लीक हुए हैं, आज गांव में बैठा मेरा भाई, मेरे बहन, जिन परिस्थितियों में उन्होंने तैयारी की और परीक्षा देने आने के बाद उनको लगता है कि मेरा पेपर लीक हो गया, तो आप सोचिए उसके अरमानों पर, उसके कैसे सपने तोड़ने का काम इस सरकार ने किया है। तो वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने गोविंद सिंह डोटासरा के बयान को लेकर पलटवार किया। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी पोस्टर के दौरान गंदे पानी के छिड़काव को लेकर बयान दिया है, जिसको लेकर सीपी जोशी ने कहा किसी भी राजनीतिक दल के मुखिया को इस तरह का बयान देना ठीक नहीं है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जयपुर जिले का सबसे बड़ा आंदोलन था। वहीं सीपी जोशी ने आंदोलन में 15,000 लोगों के शामिल होने का दावा किया। डोटासरा पर तंज कसते हुए कहा कि 15,000 कार्यकर्ताओं को 1500 बताकर खुश हो रहे हैं। आप अपनी सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ जनता की आवाज को सुनना नहीं चाहते। इतने बड़े प्रदर्शन में सरकार का कोई भी नुमाइंदा या अधिकारी ज्ञापन लेने नहीं पहुंचा।
सरकार की सभाओं में शामिल होने के लिए आंगनवाड़ी बहनों और नरेगा मजदूरों को पाबंद किया जाता है। आपने भ्रष्टाचार किया, आप ठीक जनता की सुनना नहीं चाहते, आपने किसी अधिकारी को ज्ञापन लेने के लिए नहीं भेजा, उनसे बातचीत करने के लिए नहीं भेजा, वहां तक तो ठीक है। आपने गंदे नाले का पानी जनता के ऊपर छिड़का, हम लोग भी थे, वहां तक भी ठीक है, लेकिन आप इसको स्वीकार भी कर रहे हो जनता के बीच में। इससे खेदजनक और निंदनीय बात मैं सोचता हूँ हो नहीं सकती कि कांग्रेस पार्टी के मुखिया के मुंह से इस प्रकार के बयान को लेकर मैं निंदा करता हूं कि उनको इस प्रकार का जनता के ऊपर गंदा पानी डालें, वो आपको शोभा नहीं देगा। चलिए, रूप नारायण हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए इसी पर हैं। रूप नारायण, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है और लगातार कांग्रेस को घेरने की कोशिश बीजेपी कर रही है। इसी दौरान सीपी जोशी का गोविंद डोटासरा पर कई तरह का आरोप, क्या जानकारी मिल रही है? जी पूजा, मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जैसे ही कल इनका प्रदर्शन खत्म हुआ उसके बाद जो है प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि जो सभा थी जहां बहुत बड़े दावे किए गए थे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, वहां पे जो है सभा में केवल मात्र 1500 आदमी पहुंचे हैं और उनकी जो है सीटें खाली रही। वहीं पे गंदे पानी की जब बात पत्रकारों ने कही तो गंदे पानी के लिए कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि गंदा पानी हमने ये नहीं कहा, हमने तो प्रशासन से ये कहा है कि जो जैसे लोग आए वैसा ही आप उनके साथ सलूक कीजिए। तो पानी गंदा है या वो नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन जो जैसे लोग आए थे यही हमने प्रशासन से कहा था। इसी बात को जो है पलटवार किया है सीपी जोशी ने, भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान अध्यक्ष ने, कि उनकी सोच देखिए, एक राष्ट्रीय पार्टी का जो प्रदेश अध्यक्ष है उसकी सोच ये है कि वो आम जनता, आम कार्यकर्ता जो आए हैं, आम जनता आई है, उनके लिए गंदे पानी को यूज करने की बात करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है वो उनके कारनामे, जो भ्रष्ट कारनामे, उनके खिलाफ कुछ सुनना ही नहीं चाहती। फिर वहीं पे सीपी जोशी ने एक और बात यहाँ पे कही है कि जो इतना बड़ा जुलूस लेकर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता गए, लोग वहां गए, कार्यकर्ता गए, आम आदमी गए, उनसे ज्ञापन लेने के लिए भी कम से कम कोई सरकारी नुमाइंदा वहां नहीं पहुंचा। तो इससे साफ लगता है कि जो राजस्थान प्रदेश की सरकार है वो कुछ सुनना ही नहीं चाहती, वो भ्रष्टाचार के खिलाफ कुछ सुनना नहीं चाहती, विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है। इस तरीके का आरोप प्रत्यारोप का ये जो दौर है यहाँ पे शुरू हो गया है, क्योंकि चुनाव पास में तो दोनों पार्टियां अपना दमखम दिखा रही है। जी पूजा। चलिए ठीक है, रूप नारायण आप रहिएगा, फिलहाल जो जानकारी दी उसके लिए शुक्रिया। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां पर नौहर से रामपुरा पट्टी गौशाला में करीब 1,57,00,000 रुपए की लागत से नवनिर्मित नंदीशाला का लोकार्पण खान एवं गोपाल विभाग मंत्री प्रमोद जैन भाया ने किया है। लोकार्पण कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए जैन भाया ने कहा कि कांग्रेस ने गौवंश के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में कार्य किया है, जबकि भाजपा जैसी पार्टियां केवल गायों के नाम पर वोट बटोरती हैं। उन्होंने कहा कि वो खुद गौशाला संचालक होने के नाते इससे भली भांति वाकिफ है। गौशालाओं को किन किन कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है, उसी के अनुरूप उन्होंने गौशाला संचालकों के लिए विभिन्न नियमों में स्थिरता प्रदान की, ताकि गौशालाओं को मिलने वाले अनुदान में परेशानी न झेलनी पड़े। उन्होंने राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जिसने गौशालाओं को 9 महीने का अनुदान जारी किया है, जबकि भाजपा के राज में गौशालाएं बंद होने के कगार पर पहुंच गई हैं। उन्होंने नवनिर्मित नंदीशाला की सराहना करते हुए कहा कि इससे गौवंश को जहां बेहतर जीवन सुलभ हो पाएगा, वहीं शहरी क्षेत्र में दुर्घटनाओं से भी बचा जा सकेगा। मेरा सौभाग्य रहा कि हमारे जब मैं मंत्री बना तो मुझे मुख्यमंत्री जी ने माइनिंग और के साथ साथ मुझे गोपालन का जिम्मा भी दिया, क्योंकि इस क्षेत्र से मैं पहले से जुड़ा हुआ था। पहली गौशाला 2000 में जालेड़ा में शुरू की, फिर 2013 में दूसरी गौशाला शुरू की। मुझे बनती मैंने राजस्थान के इतिहास में पहली बार गौ पालन विभाग के माध्यम से गौरक्षा सम्मेलन का आयोजन किया जयपुर में, मुख्यमंत्री जी के मुख्य आतिथ्य में। उसमें तमाम राजस्थान के सभी गौशालाओं के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया, लगभग 6-7 हजार प्रतिनिधियों ने भाग लिया। तो वहीं चक्रवाती तूफान बिपरजॉय को लेकर मौसम विभाग के अधिकारी राधेश्याम शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि 18-19 तारीख के बाद राजस्थान में चक्रवात तूफान का इतना असर देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि उत्तरी राजस्थान में तेज हवाओं का दौर जारी रहेगा। मानसून साउथ इंडिया में दस्तक दे चुका है। राजस्थान में मानसून 25 जून के बाद आता है।
जिस तरह के हालात बने हुए हैं उसको देखते हुए लगता है कि मानसून जून के लास्ट में या जुलाई के पहले सप्ताह में राजस्थान में आएगा। 15 जून के बाद जोधपुर क्षेत्र में बारिश का दौर शुरू हो सकता है। चक्रवात का असर बाड़मेर और उसके आसपास के इलाकों में देखने को मिल सकता है। वहीं गुजरात से लगने वाले जिलों में 15 जून के बाद भारी बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। 16 जून के बाद राजस्थान के साउथ वेस्ट में भारी बारिश हो सकती है, जिसको लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड हो जाएंगे। तो एक जो बड़ा जो ऑब्जर्वेशन आएगा वो गर्मी से राहत के रूप में भी मिलेगा। और इसके बाद यदि देखेंगे तो 18-19 जून के बाद ये सिस्टम एकदम कमजोर होते हुए राजस्थान से लगभग निकल जाएगा। तो बहुत ज़्यादा विशेष इसका सिस्टम का असर रहेगा नहीं, तो जो है वो नॉर्मल वेदर एक्सपेक्टेड है। सर, राजस्थान में मानसून की क्या है? देखिए, मानसून का अभी जो पोजीशन है वो साउथ इंडिया में कवर कर चुका है और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के जो मैक्सिमम जो इलाके हैं वहाँ पर भी मानसून पहुँच चुका है। राजस्थान में मानसून आपको पता है कि सबसे लास्ट में आता है, जनरली 25 जून को औसतन आता है। और अभी जो सिचुएशन है इसके हिसाब से मानसून जो है वो जून के आखिरी सप्ताह में या जुलाई के फर्स्ट वीक में ही आता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल अगले 15-20 दिन में ऐसा मानसून पहुँचने का कोई सिचुएशन नहीं दिख रहा है। तो वहीं उद्योग और देवस्थान मंत्री शकुंतला रावत ने बानसूर की ग्राम पंचायत आलमपुर में महंगाई राहत शिविर और प्रशासन गांव के संग शिविर का निरीक्षण किया। शिविर में लग रही स्टॉलों का अवलोकन भी किया गया। इस मौके पर उद्योग मंत्री ने ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों से कैंप के बारे में जानकारी ली। इसके पश्चात राजीव गांधी सेवा केंद्र पर ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली गई और साथ ही अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस मौके पर नगर पालिका के चेयरमैन नीता सज्जन मिश्रा ने नगर पालिका क्षेत्र में कूड़े कचरे के लिए जगह आवंटित करने की मांग की, जिसको लेकर उद्योग मंत्री ने तहसीलदार को तुरंत प्रभाव से जगह आवंटित करने का निर्देश दिया। वहीं कैंप में सभी अधिकारियों से मंत्री ने कहा कि ईमानदारी से काम करें, लाभार्थियों को सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाएं। इसके साथ ही मंत्री ने लाभार्थियों को अधिक से अधिक रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए प्रेरित किया। सारे विभागों के अधिकारी मौजूद हैं कि जो हमारे जो काम है, चाहे जल जीवन मिशन का हो, चाहे बिजली का हो, और जो महंगाई रात के कैंप लग रहे हैं, आज उनका दौरा किया तो उसमें कामधेनु योजना है, चाहे जो उज्ज्वला में है उनको 500 रुपए में सिलेंडर देने का काम है, चिरंजीवी बीमा है, चिरंजीवी दुर्घटना बीमा है, पेंशन है, उनके जो वृद्धावस्था पेंशन है उनके कार्ड बनाने का काम कर रहे हैं, विकलांग पेंशन करना, विकलांग कार्ड बनाना, और समाज कल्याण विभाग से पालनहार की पेंशन जो 1500 हो गई है और वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन 1000 हो गई है। तो ये सारी योजनाओं के कार्ड आपने देखा होगा कि बाहर अभी ग्राम पंचायत आलमपुर में कैंप लग रहा था और आज शामपुरा में है, तो वहाँ लोग उसका लाभ ले रहे हैं। सब लोग जुड़ने की एकदम से एक ऐसा जोश मेले की तरह आप देख रहे हैं कि माहौल। चलिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रखेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद।